Now Kosal in relation of chemical bonding. So Kosal approach, कोसल की क्या अप्रोच रही? इन पीरियोडिक टेबल उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं. तो इन पीरियोडिक टेबल हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव हेलोजेंस एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय नोबल गैस. अब ये जो कोसल ने बताया है तो हो सकता है या तो ये मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बाद बताया होगा, क्योंकि इन्होंने इन पीरियोडिक टेबल कहा है, तो इसका मतलब है कि मेंडेलीव के बाद आए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, और भी आगे आ सकते हैं क्योंकि इसमें NH2 NP6 भी बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी कॉन्सेप्ट आ गया होगा. नहीं तो NH2 NP6 क्यों बोलते, बोलो. तो इसमें कुछ डेट नहीं दी है, तो हम ये समझ रहे हैं कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने के बाद की कॉन्सेप्ट है. सो द हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव हेलोजन इन पीरियोडिक टेबल, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव हेलोजन कहाँ पर हैं? हेलोजेंस एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? जो कैटायन के रूप में रहना प्रिफर करें, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और जो निगेटिव के रूप में रहे वो इलेक्ट्रोनिगेटिव रहते हैं. एल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय, एल्कली metals are separated by noble gases. दूसरी चीज़ क्या बताई कि ये तो हमें मालूम है कि राइट में हेलोजेंस रहते हैं और लेफ्ट में ये रहते हैं, और इनके बीच में क्या रहते हैं, मतलब ये जो Cl माइनस है, ये आप ये देखो F, तो F के बाद क्या आएगा? क्या नियॉन आएगा, और फिर उसके बाद सोडियम आएगा क्या? तो ये जो चीज़ें बीच में आई हैं, और इसके पहले क्या आया था क्या? फिर और आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा बताओ? क्लोरीन आएगा, फिर आर्गन आएगा, और फिर पोटेशियम आएगा क्या? फिर और आगे चलो, फिर इस तरह से आयोडीन आ जाएगा, FCl, Bri. तो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच कौन आ गया बताओ? नोबल गैस आई कि नहीं? हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच कौन आया? हाँ, यही पहली लाइन में कहा गया है. दूसरी चीज देखो, द फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव आयन फ्रॉम ए हेलोजन. ये क्यों निगेटिव बनाता है? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या इसका कन्फिग्रेशन पा लेगा, आउटर कन्फिग्रेशन. अभी इसमें क्या है, 2s2 2p5 है. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो क्या नियॉन का कन्फिग्रेशन हो जाएगा, 2s2 2p6. और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो क्या ये नियॉन का कन्फिग्रेशन पा लेगा? क्या दोनों ही नियॉन का कन्फिग्रेशन पाना चाहते हैं? बताइए. तो ये सेकंड पॉइंट है, द फॉर्मेशन ऑफ अ नेगेटिव आयन फ्रॉम अ हेलोजन एटम and a positive ion from alkali metal. तो ये दोनों बनते हैं from alkali metal. सो ये क्यों बनते हैं? इस एसोसिएटेड, ये तो सबको पता ही है, एसोसिएटेड विद gain and loss of an electron, with gain and loss of an electron by respective atom. इसमें तो कुछ समझाना नहीं है ना कि ये तो निगेटिव आयन कैसे बनता है. इट इज फॉर्म्ड बाई, कैसे बनेगा, लेके
और पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा, दे करके। नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन दस फॉर्म्ड अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो नेगेटिव एंड positive ions thus attain noble gas electronic configuration, noble gas electronic configuration ऐसा होता है। So with exception of helium, generally they complete their octet. With exception of helium, helium में तो डुप्लेट होता है, ठीक है। The stable outer shell configuration is of 8 electron. The stable outer shell configuration, आउटर शेल कन्फिग्रेशन कितने का होता है, इज ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। यही इनकी अप्रोच है। द निगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब फर्दर आगे क्या होगा, द निगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर further stabilized by electrostatic attraction। जरा इस चीज को एग्जांपल से समझें कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl by कोसल अप्रोच एज पर कोसल अप्रोच। तो ये इन्होंने कोई अपने नाम में कुछ लगा देता है, ये डॉट लगाते हैं, अप्रोच। तो इन्होंने बताया कि Na जिसका कि अभी 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1 है, ये अगर Na प्लस बना लेता है और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो इसका कन्फिग्रेशन नियॉन का हो जाता है। और फिर या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये नियॉन के साथ 3s1 है तो ये ऐसे बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर। नोबल गैस का है। और क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और Cl माइनस बना दिया। पहले इसका कन्फिग्रेशन क्या था, नियॉन, और नियॉन का तो 2p6 तक होता है, फिर 3s2 3p5। तो अब इसने आर्गन का ले लिया कि नहीं, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। बात ध्यान रखना, सिर्फ नोबल गैस कन्फिग्रेशन नहीं, क्या चीज बोली गई है, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। और ये भी क्या नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, दोनों ने पा लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि अब ये आर्गन का इसने पा लिया है, तो सिमिलरली अब ये जो Na प्लस हैं और Cl माइनस हैं तो वो कैसे स्टेबलाइज होंगे, क्या Na प्लस Cl माइनस बन जाएंगे, दैट इज बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है कि नहीं, और NaCl, यही चीज है। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ CaF2, CaF2, इसमें भी यही चीज़ है। तो ये एक तरीके की आयनिक बॉन्ड को रेकमेंड करते हैं या प्रपोज करते हैं। तो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम में आर्गान होगा। तो इसके अलावा कि अब कैल्शियम में 18 तो हो ही गए, तो दैट इज लीना के, तो ये 4 में आएगा, 4s2 हो गया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इसका कन्फिग्रेशन किस चीज़ का हो गया, क्या इसने आर्गन का पा लिया है जिसमें आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 फ्लोरीन एटम क्या करेंगे
कि एक फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसका अभी कन्फिग्रेशन कैसा है? क्या अभी ये हीलियम और इसके बाद 2s2 और 2p5 है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नियॉन हो जाएगा क्या? तो ऐसे ही जब टू लेते हैं तो फिर इस तरीके से क्या हो जाएगा कि कैल्शियम 2+ और प्लस और इंटू 2 यहाँ कर सकती हो, सो +2F- दे गेट स्टेबलाइज बाई CF2। ये कोसल लुईस अप्रोच है, चाहे तो 2F और यहाँ माइनस लिख दो और CF2 लिख दो। सो कैल्शियम फ्लोराइड, या इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है Ca2+ इसको और साथ में F- ट्वाइस, ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसा आपने 10th में भी सीखा है ना, वास्तव में आपको कोसल लुईस अप्रोच 10th में सिखाई गई है। तो फॉर्मेशन ऑफ MgO भी ऐसे ही होता होगा। फॉर्मेशन ऑफ MgO, तो पहले क्या होगा? Mg है, तो Mg में क्या होगा? 12 है। तो देखें तो नियॉन के आगे क्या है? क्या नियॉन सेकंड है, फिर Mg आ जाता है 3s2, तो ये Mg2+ बना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो इसका कैसा कन्फिग्रेशन हो गया नियॉन का? और ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4 है, और अगर इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाए? O2- बन जाए। क्या ये इसने नियॉन का कन्फिग्रेशन पा लिया है? तो अब ये Mg2+ और ऑक्सीजन 2- ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से बंध जाएंगे और MgO बना देंगे। तो इस तरीके से, या फिर इसे MgO भी कहा जा सकता है। समझ में आ गई ना अप्रोच? द बॉन्ड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज टर्म्ड एज, इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड, तो जो बॉन्ड फॉर्म्ड होगा बाय ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, बॉन्ड फॉर्म्ड, ठीक है, बिटवीन कैटाइंस एंड एनायंस, कैटाइंस एंड एनायन, कैटाइन एंड एनायंस, कैटाइंस एंड एनायंस भी हो सकते हैं। कभी कभी 2 एनायन होते हैं, कभी 2 कैटायन होते हैं, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड। सच केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ये केमिकल बॉन्ड्स ही तो हैं सारे। सच केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, ड्यू टू एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जब ट्रांसफर होता है फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ये चीज़ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड, and ionic bond results in the formation of ionic compound. So ionic bond results in formation of ionic compound which are crystalline in nature, crystalline in nature, having definite arrangement of cations and anions, arrangement of cations and
एनाइंस। तो ये है, ये एक क्रिस्टल होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो क्रिस्टल में अगर इनको ब्रेक किया जाए तो ये डेफिनिट दे क्लीव होते हैं, यानी ये जब टूटते हैं ना, एक चाकू मारो बर्फ पे तो बीच से खट से टूट जाएगी। तो क्रिस्टल पे हैमर मारोगे तो वह बहुत फाइन सरफेस, स्मूथ सरफेस पे अलग होते हैं। तो क्रिस्टल में आप अगर पत्थर मारोगे तो बहुत चिकनी चिकनी सरफेस आएगी। रबड़ को तोड़ोगे तो स्मूथ सरफेस नहीं आएगी, प्लास्टिक तोड़ोगे तो नहीं आएगी, कांच में भी स्मूथ नहीं आएगी। लेकिन जो क्रिस्टल को अगर आपने एक चाकू मार दिया, ऊपर से आपने उसको हैमर किया तो स्मूथ सरफेस आती है। तो इस तरीके से ये बताया गया कि ये क्रिस्टलाइन सरफेस बनाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएंगे। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि यहाँ पर नाउ जो भी है ये आपकी बुक में भी बना हुआ है, और इसमें अल्टरनेट स्ट्रक्चर है। जो NaCl का स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि इट इज़ अल्टरनेट स्ट्रक्चर। ये देखिए, तो एक सोडियम है, जो पर्पल कलर है वो सोडियम है क्योंकि कैटायन छोटा है और ये 98 पिकोमीटर का है, जबकि क्लोराइड आयन 196 का हो गया। अर्लियर में क्लोरीन 86 था, लेकिन एक निगेटिव पाने से ये क्या बन गया है, दैट इज Cl माइनस, और अब Cl माइनस का साइज बड़ा हो गया। और सोडियम पहले बड़ा था, तो सोडियम बड़ा था लेकिन कैटायन बनने से इसने एक शेल लूज कर दिया, तो एक शेल लूज करने से छोटा हो गया। फिर भी ये अल्टरनेट है, एक Na प्लस एक Cl माइनस, एक Na प्लस एक Cl माइनस, इस तरीके से पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और अगर इस पर एक चाकू मारोगे ऊपर से, एक तरीके से किसी चाकू से इसको तोड़ोगे तो बिल्कुल फाइन सरफेस पे टूटेगा, रबड़ की तरह नहीं कि इरेजर टूट जाती है जैसे, वैसे नहीं टूटेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और ये मॉलिकुलर फॉर्म में नहीं होते हैं, ये तो क्रिस्टल के पैटर्न में होते हैं। और ऐसे अलग अलग होंगे तो उनका अलग अलग पैटर्न होगा, सबका एक जैसा नहीं होगा। कभी जैसे ZnO का कुछ और पैटर्न होगा, कभी कभी ऐसा है जैसे ब्लू ज़्यादा है, जैसे CaF2 है, तो उन सब के अलग अलग नाम है। जब आगे के आप बुक में देखोगे 12th के फर्स्ट चैप्टर में, तो सॉलिड स्टेट में ये दिखाया जाएगा कि किस तरीके का है। तो ये क्रिस्टलाइन है। कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि मॉलिकुलर सॉलिड्स भी होते हैं। मॉलिकुलर सॉलिड है ग्लूकोज, तो सब C6H12O6 है, तो ऐसे केस में वो बड़ी आसानी से पिघल जाएगा हल्की आंच में, जबकि NaCl 1470 केल्विन पे पिघलेगा। तो ये देखा गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दीज हैव, इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। और साथ ही साथ और क्या होगा, ठीक है, कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, दीज डू नॉट, क्योंकि सब बंधे हुए होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, हाउएवर इफ मोल्टन, अगर ये मोल्टन स्टेट होगी देन दे एक्ट एज चार्ज कैरियर, तो तब इनमें चार्ज रहेगा। और क्या होगा, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्रिस्टल हो गए। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो भी सब्सटेंस होते हैं वो या तो क्रिस्टलाइन होते हैं या एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब ऐसा सॉलिड जिसका कोई डेफिनिट पैटर्न ना हो, कोई लैटिस जैसा नहीं हो, तो कहीं से भी टूट जाएगा, तो उसका सॉलिड होगा लेकिन उसमें कोई डेफिनिट पैटर्न नहीं होगा। जैसे प्लास्टिक हो गई, तो रबर हो गई, ग्लास हो गया, वो चीज़ है। तो हमने ये बात देखी कि सबसे पहले केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड दो तरीके के होते हैं। केमिकल बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, कि आयनिक बॉन्ड, और दूसरा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। सो इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 2।
It is formed between two elements having difference of electronegativity. इतने की होनी चाहिए, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा होना चाहिए. जैसे NaCl है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0.9 है और इसकी कितनी है 3 है, तो डिफरेंस है कि नहीं. ऐसे और भी है ZnOCaF2, ऐसे बहुत सारे बन जाते हैं. तो इन सब में भी वही चीज़ पाई जाती है. जबकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो ये हमने देखा आयनिक बॉन्ड तो ये आपने ऊपर देख लिया कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग से बनते हैं. सो इट इज़ formed by sharing of electron. या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो वन साइडेड डोनेशन होगा और फिर शेयरिंग होगी, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होते हैं. इनके जो सॉलिड्स बनेंगे दे आर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स. सो सॉलिड फॉर्म्स ज़्यादातर तो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे होते हैं कि वो बन गए, उनको दूसरे से मतलब नहीं, हवा में उड़ रहे हैं. NH3 बन गया, ज़्यादातर तो सॉलिड होते ही नहीं है. आयोडीन बन गया, इतने भारी भारी भी 127 है एटॉमिक मास, हवा में उड़ रहा है, वेपर्स उड़ती हैं आयोडीन की. तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कहा जा सकता है कि इनमें फिर वांडर वाल फोर्स है, जहाँ इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड के बीच में, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में. यहाँ पर कैसा फोर्स है जो उन्हें बांधे रखता है, बताइए. तो इनके बीच में कैसा फोर्स है, क्योंकि अब वो बन गया ड्राई आइस है, हवा में छोड़ दो तो उड़ने नहीं लगती है, सब्लिमेट हो जाएगी. बोलो, जो आइसक्रीम आप खाती हैं, सो उसके ऊपर कोन के ऊपर रहता है. नाउ आयोडीन, आयोडीन. नाउ सो वी विल सी कि जो इस तरीके के होंगे सॉलिड्स, तो उनमें वेपर्स उड़ते रहते हैं और वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते. ऐसा होता है. जस्ट 1 मिनट, ये है. तो इस तरीके से अगर आप आयोडीन को छोड़ दें तो आयोडीन में क्या है कि वेपर्स उड़ने लगते हैं. तो इनकी क्या है, कुछ कुछ अच्छा माना जाएगा इन्हें क्या, अगर ये वेपर ही छोड़ें, थोड़ी देर में गायब भी हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा है इससे. तो इस तरीके से हमने देखा कि आयोडीन को अगर आप छोड़ दो देन दे रिलीज वेपर्स और सब्लिमेट हो जाता है. तो इनमें या तो ये होते ही नहीं है सॉलिड के फॉर्म में, इफ़ दे आर सॉलिड देन हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो अंडरवाल फोर्स से जुड़े हैं. इफ़ दे आर सॉलिड देन हैव, मोस्टली तो गैस होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड एग्जिस्ट इन मॉलिकुलर फॉर्म. इसका मतलब क्या है, मतलब सॉलिड हैं तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड के क्या है, क्या मॉलिक्यूल होंगे, बताइए. हर एक लेटिस पॉइंट पे I2 रहेगा, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर मॉलिक्यूल्स. और यहाँ पे कौन होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्या कैटायन एंड एनायन होंगे. अभी दिखाया कि नहीं सोडियम क्लोराइड के केस में. सो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एनायन एंड कैटायंस विच आर लाइगेटेड बाई, वो आपस में किस तरीके से अटैच्ड रहते हैं, बताओ कैसे लाइगेटेड रहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और ये किससे रहते हैं, सही बात है. और these are ligated by weak
वांडर वाल फोर्स। इस बॉन्ड को तोड़ने में, जैसे NaCl को तोड़ना चाहती हो ना, तो लैटिस एंड 783 लगती है और इसको तोड़ने में 20 किलो जूल। फर्क देख रही हो? बॉन्ड नेबर साइकिल में दिखाया था कि नहीं, 783 लगती है इसको तोड़ने के लिए लैटिस एंथैल्पी, और इसमें 20 किलो जूल। कितना फर्क है बताओ? क्या सारी केमिस्ट्री नहीं बदल जाएगी? बताइए। तो हमने आपको बताया कि जो एक ऑर्डर्ड पैटर्न है वो क्रिस्टल होते हैं। तो सॉलिड दो तरीके के हैं। सॉलिड कौन कौन से तरीके के हैं? एक तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एक कौन सा है? अमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में डेफिनिट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है और इसमें क्या होता है? कोई नो डेफिनिट पैटर्न। तो इस तरीके के जो सॉलिड होंगे जिसमें कंस्टिट्यूएंट एटम जो है मॉलिक्यूल होंगे वो ज़्यादातर अमॉर्फस होते हैं। तो डेफिनिट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट एंड इसमें क्या होगा? मेल्ट एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। मेल्ट एट फिक्स्ड टेम्परेचर। जैसे कि मैं ये बता दूं आपको कि NaCl मेल्ट एट 1470 केल्विन, जबकि नो डेफिनिट पैटर्न। इनमें कोई डेफिनिट पैटर्न नहीं होता। ज़्यादातर पैटर्न एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ज़्यादातर इसमें मॉलिक्यूल हैं। कुछ कुछ मॉलिक्यूल का भी एक अच्छा पैटर्न होता है। जैसे आइस है, आइस में H2O है, सारे मॉलिक्यूल हैं, लेकिन टूटता तो फिर भी एक सही सरफेस है कि नहीं? तो ये नहीं कह सकते कि सारे ही मॉलिक्यूल वाले क्रिस्टलाइन मतलब अमॉर्फस होंगे। आइस को तोड़ोगे, देखा है सूजा मारते हैं कैसे बीच से खट से टूट जाता है, देखा है कि नहीं? तो एंड इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड दे हैव नो डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। अगर रबर को रख दोगी तो क्या वो पहले पिघलेगी, चिपचिपी होगी और बाद में मेल्ट होगी? कोई इस तरीके से नहीं है। NaCl की तरह नहीं है कि 1470 पहुंचा सॉलिड से लिक्विड है, ऐसा नहीं होता है। इनमें ऐसा नहीं होता है। वो पिघलेगी, चिपचिपी होगी, धीरे धीरे फिर अपना शेप खोएगी। सो एंड नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो जब मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं तो इन कंट्रास्ट विद अमॉर्फस, ये अमॉर्फस सॉलिड आप देखिएगा। अब एक चीज़ और देख लीजिए। नाउ crystalline solids and amorphous solids. According to Lumen Learning, ठीक है। सो ये देखो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और amorphous सॉलिड में इसमें डेफिनिट अरेंजमेंट है और इसमें कोई डेफिनिट अरेंजमेंट है। तो जब डेफिनिट अरेंजमेंट ही नहीं होगा तो क्या उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होगा? तो यही फ़र्क होता है। तो इस चीज़ में कौन कौन से आएंगे? क्या रबर आएगा? प्लास्टिक आएगा? ये सब चीज़ें आ जाएंगी। इसमें सोडियम क्लोराइड है, आयनिक कंपाउंड है। तो ये आपने आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया है। नाउ वी विल स्विच ओवर टू नेक्स्ट रूल, दैट इज ऑक्टेट रूल। सो ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल कहता है कि कोसल एंड लुईस ने मिल के दिया, क्योंकि दोनों के में 8 पूरे हो रहे हैं। सो कोसल एंड लुईस कॉन्सेप्ट, GN लुईस। अभी GN का फुल फॉर्म मुझे पता नहीं है। सो इन ये चीज़ें 1916 में डेवलप किया है। वही इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले का है ये कॉन्सेप्ट। एक चीज़ और देख लें कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी कब है, तो उससे पता चल जाएगा कुछ चीज़ों के बारे में कि मोज़ले ने कब दी है। तो क्योंकि कोसल की अप्रोच इसमें 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बन गया, तो सही है, कोसल ने तो उसके बाद ही दिया ना। अब देखो तो ऑक्टेट रूल में क्या बताया गया।
कि developed an important theory of chemical combination between them, electronic theory of chemical bonding. इसे नाम क्या दिया गया? Electronic theory of chemical bonding. इस थ्योरी के बारे में कभी पूछा नहीं जाता है, ना कोसल की ना लुइस की, ये एक तरीके का ऑब्सोलीट है, फिर भी पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें ये बताया जाता है कि एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोसल में तो ट्रांसफर है कि नहीं, और लुइस के में शेयरिंग दिखाया कि नहीं, आपको याद आ रहा है कि Cl2 की और O2 की कैसे मैंने दिखाई थी कि वो बता रहे थे कर्नल है। सो ये केमिकल कम्बिनेशन बिटवीन एटम, तो एटम्स कैन कंबाइन either by transfer of valence electron or by sharing of valence electron or by sharing of valence electron in order to complete their octet in valence shell, in order to complete octet यानी 8 इलेक्ट्रॉन in their valence shell. ये बात बताई, ये दोनों की थ्योरी मिला के कही गई है, इसी को ऑक्टेट रूल कहा जाता है। इट इज टर्म्ड एज ऑक्टेट रूल, यही लिखना है जब आपको पूछा जाए ऑक्टेट रूल क्या है। ऑक्टेट रूल पूछा जा सकता है। नाउ कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में लैंग मुइर ने जो लुइस की थ्योरी थी उसको आगे बढ़ाया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया। सो लैंग मुइर रिफाइंड द लुइस पोस्टुलेट्स। लैंग मुइर 1919 में कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी एक तरीके से इट इज एक्सटेंडेड, ही एक्सटेंडेड लुइस थ्योरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ही एक्सटेंडेड लुइस थ्योरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इस थ्योरी में क्या कहा गया कि जो स्टेशनरी क्यूबिकल एबेंडेंट था, सिर्फ इन्होंने कहा कि कर्नल जैसा कोई नहीं है, जिससे फिर हीलियम भी इसके उसमें आ गया, H2 भी आ गया। तो ही स्टेटेड दैट नो सच एज कर्नल या क्यूबिकल अरेंजमेंट एग्जिस्ट इन एटम। ही स्टेटेड, और सब कुछ वही रखा, दैट नो क्यूबिकल arrangement that is so called kernel exist in atoms। उनमें कुछ एटम्स नहीं होता है, तो इस तरीके से however they try to complete their octet by sharing of electron। however they complete their octet by sharing of electron and each atom offers equal number of electron towards sharing। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का तब भी पता नहीं था। and each combining atom, so हर कंबाइनिंग एटम कितना देता है, ऑफर्स इक्वल इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स शेयरिंग
इट इज, इस चीज को क्या कहते हैं? इट इज टर्म्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड. So when combining atom shares equal electrons towards sharing, then it is called covalent bond. Covalent bond is of three types. Covalent bond खुद में सबसे मजबूत होता है. ये हमने दिखाया था कि आयोडीन हवा में वेपर्स फेंकता है, लेकिन ये जरा सोचो कि आयोडीन अगर हवा में उड़ जाए तो I2 के बॉन्ड को कोई तोड़ पाएगा? CO2 हवा में उड़ जाए, CO2 टूटेगा क्या कभी? बताओ. CO2 तो कभी नहीं टूटेगा ना. O2 कभी टूट जाएगा. N2 को तो 890 चाहिए तोड़ने के लिए. N2 को बहुत, आप ऐसे देखो कि सिर्फ बहुत ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजीनियस चीज़ों को तोड़ पाते हैं, तो डीनाइट्रीफाइंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो सभी कर पाते हैं, वरना कौन तोड़ पाएगा? 890 किलो जूल उसको तोड़ो, फिर उससे एनर्जी लो, इतनी मेहनत कौन करेगा? ये तो बैक्टीरिया जो कर देते हैं, वरना कौन करेगा बताओ? तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड अपने आप में बहुत मजबूत हैं. जैसे आप डायमंड में देख लो, पूरा मॉलिक्यूल ही कोवेलेंटली बॉन्डेड है और उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट 5000 के करीब पहुंच जाता है. तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर पूरा कोवेलेंट बॉन्ड है तब तो बहुत ही मजबूत है. समझ में आई बात कि नहीं? तब तो वो आयनिक बॉन्ड को भी मात दे देगा, क्योंकि NaCl के बीच 1470 का मेल्टिंग पॉइंट है और डायमंड में 5000. कितना फ़र्क आ जाता है. लेकिन अगर उनका ऑक्टेट पहले पूरा हो गया तब तो फिर वांडर वाल फोर्स ही लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर तो वो क्यों सॉलिड में रहेंगे, वो तो उड़ जाएंगे. बताइए, समझ में आ गई बात? तो ये सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं. इन्होंने बताया 3 तरीके के बॉन्ड हैं. तो अब और आगे क्या बताया? इन द प्रोसेस क्या होते हैं? नियरेस्ट नॉबल गैस कन्फिग्रेशन पा लेते हैं. दे कंप्लीट. सो बाय मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड एटम ट्राई टू अटेन देयर नियरेस्ट नॉबल गैस कन्फिग्रेशन. ऑक्टेट रूल को भी इन्होंने थोड़ा सा डिफाइन किया है, क्योंकि फिर H2 हीलियम बन जाता है ना. बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन atoms try to attain their nearest noble gas configuration. Either completing duplet और ऑक्टेट. जैसे अगर H और H एटम है तो H और H ये क्या करेंगे? H में 1s है और एक दूसरे H में भी 1s है. अगर इनका कम्बिनेशन हो गया तो H और ये इसका, ये दोनों बीच में रख देंगे, कहेंगे हमने भी बीच में रखा, तुम भी बीच में रखो, और क्या इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे. तो इस तरीके से बोथ H एटम हैज़ अटेन्ड नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन. तो ये H2 बन गया और इसी को H-H कहेंगे, इसे सिंगल बॉन्ड. अगर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफर्स 1 इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स शेयरिंग देन इट इज़ कॉल्ड सिंगल बॉन्ड, और H2 भी कह सकते हैं. ये चीज़ का तो ये लुईस कन्फिग्रेशन है, लुईस रिप्रेजेंटेशन है. तो ये क्या है? ऑफ मॉलिक्यूल. ये हमने जो दिखाया ये क्या है? लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हो या स्ट्रक्चर. लुईस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. ये बॉन्ड लाइन फार्मूला, इसमें बॉन्ड से सिखाया जा रहा है, और ये मॉलिकुलर फार्मूला है. मॉलिकुलर फार्मूला 3 अलग अलग नाम हैं. ये बॉन्ड लाइन या स्ट्रक्चरल फार्मूला. सिर्फ बॉन्ड लाइन, इसका नाम कहते हैं स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल ज़्यादा लोग बोलते हैं फार्मूला. तो अब हमने देख लिया लुईस रिप्रेजेंटेशन क्या है. लुईस स्ट्रक्चरल फार्मूला
और फिर उसके बाद ऐसा भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसा होता है। तो अब कभी भी CH4 का देख लो, तो CH4 में क्या है, C में 4 हैं और H है, H में सिंगल सिंगल है। तो H ने क्या कंप्लीट किया, क्या अपने नियरेस्ट नोबल गैस को कंप्लीट किया, और H और C ने क्या किया, उसने अपने नियरेस्ट नोबल गैस को कंप्लीट किया, उसने नियॉन को लिया, और H ने क्या किया ये। तो इसको कहेंगे लुईस स्ट्रक्चरल फार्मूला, जरा ध्यान देना। और अगर मैं इसी को ऐसे कह दूं तब इसे क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला। और ये कह दूं तो क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जरा इस तरीके से देखो कि 2 C हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया, और ये चीज़ हो गई, और H है, तो ये H है, और ये H है, और ये H है। तो इसने ऐसे कर लिया, इसके साथ एक इसका लिया, ये सब तो आपको पता है ना। तो इसने क्या किया, H कम थे तो इससे ले लिया, और इसने क्या किया, इसका ले लिया। अच्छा, ये तो लुईस स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ। अब स्ट्रक्चरल फार्मूले के 2 टाइप हैं, दैट इज डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस्ड। इसके 2 टाइप हैं, एक है डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ऐसे अगर दिखाया जाए कि C C C और ये H, तो इसको कहते हैं डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। और अगर इस तरीके से दिखाया जाए कि CH3 और CH3, कई बार इसे और सुपर कंडेंस्ड भी कर देते हैं, तो ये कर दिया, ये मतलब फिर बॉन्ड भी नहीं दिखाते हैं, तो बॉन्ड भी गायब कर देते हैं, CH3 CH3 ऐसे भी कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, फिर ये मॉलिक्यूलर हो गया। बोलो, बात पूरी समझ में आ गई, बताओ कि फ़र्क क्या है। जैसा रिप्रेजेंटेशन पूछा जाए वही बताना है। लुईस रिप्रेजेंटेशन पूछा जाए ये बताना, डिटेल्ड पूछा जाए ये बताना, कंडेंस पूछा जाए तो दोनों का ऑप्शन है, मॉलिक्यूलर पूछा जाए तो ये। अब जरा देखो, so if one electron is offered towards sharing by each combining atom, then such bond is called, उसे क्या कहेंगे, single covalent bond. If one electron is offered towards sharing by each combining atom, by each combining atom, one electron offered किया गया towards sharing, then such covalent bond is called, या such chemical bond is called single covalent bond. तो ऐसे बॉन्ड के मुझे 10 एग्जाम्पल बताओ, तो हम जान जाएंगे आपको आता है, जिसमें सिर्फ सिंगल सिंगल हो। बोलिए, डिले क्यों कर रही हैं, एम आई ऑडिबल? हाँ तो बोलो 10 एग्जाम्पल। हाँ, और और
Cl2 और F2, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, HCl और H2O, NH3, बोलो, PCl3, H2S, और क्या बताया? ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए कि अगर इस तरीके से होगा तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि आपके इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ज़्यादातर टेस्ट ट्यूब इसी में धोई जाती हैं। जब भी आप प्रैक्टिकल करोगी तो CCl4 वहाँ लीटर में रखा रहेगा ड्राम में, उसी में सब कुछ काम करना है, वाटर में नहीं करना है, वाटर के ट्रेसेस नहीं जाने चाहिए। तो इस तरीके से बात बनती है। अब देखो कि अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में दो दो लोन पेयर इधर छोड़ दो और एक एक इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ दो, और H एटम थोड़ा सा रिकैपिटुलेट कर देते हैं कि ये HH बन गया, और फिर इसके बाद क्या हो गया? क्या ऑक्सीजन ने फिर इससे ले लिया, ये बन गया, तो इसे क्या कहो? ये H है। आपके पास जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है इसको दिखाने की भी स्वतंत्रता है, चाहो तो डॉट दिखा सकती हो। H2S कैसे बनेगा? सल्फर में 16 होता है, तो वो भी तो 16th ग्रुप का ही है, तो उसमें भी यही एक एक हो जाएगा कि नहीं? और ऐसे ही अगर आप CCl4 में करें तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्लोरीन में क्या होगा? ये सब सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई हाइफन। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एक सिंगल लाइन से। तो ये ऐसे देखो, इसने अपने आर्गन का पा लिया, और अब ये देखो ये चीज़ है, तो फिर क्या हो जाएगा? CCl Cl Cl, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। बाकी दिखाओ या ना दिखाओ, या CCl4, तो एक तरीके से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे बेंजीन है, ईथर है, तीन ही तो हैं सॉल्वेंट। बेंजीन जानती हो, C6H6, बेंजीन और CCl4 जानो बस, ईथर बाद में बताएंगे। अब यहाँ पर CCl4 हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, लिक्विड है ये। सिंगल बॉन्ड्स, कोवेलेंट bonds are represented by hyphen, ये इस तरीके से। So if an atom has shortage of 3 electrons, then it can form 3 single bond। तो अगर किसी को 2 का शॉर्टेज है तो 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है कि नहीं? सो एन एटम हैज शॉर्टेज कितने की है बताइए? अगर उसे शॉर्टेज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर तुम्हारे पास 3 टिफिन कम है तो अपना 3 टिफिन आगे कर लो, दूसरा भी 3 रख देगा, तो उसके 3 हो गए ना तुम्हारे। शॉर्टेज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, देन इट कैन फॉर्म 3 सिंगल बॉन्ड, चाहे तो 3 सिंगल बॉन्ड बना ले। तो N ऐसा करता है। N के केस में उसके पास आउटर में 5 ही रहते हैं, तो 5 रहने की वजह से वो क्या करता है कि ये है, ये है और ये है, और N ने इन सब के ले लिए, तो इन सब के लेने की वजह से क्या हो जाएगा? NH3 या NH3 अमोनिया बन गया। NF3 भी देखने लायक है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो N में कितने हैं बताइए? 5 हैं, लेकिन फ्लोरीन में 1 की कमी है क्या?
तो NCl3 नहीं बनता है, आपकी जानकारी के लिए बता दें। Cl बहुत बड़े बड़े एटम हैं और N के चारों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, इसलिए नहीं बन पाता। ये देखो, ये बन गया। और फिर N ने भी क्या किया, सबका एक एक ले लिया क्या, तो इससे क्या हो गया, क्या NF मर्जी हो तो लोन पेयर दिखाओ, ना मर्जी हो मत दिखाओ, जैसा कॉन्टेक्स्ट हो वैसा किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है लोन पेयर दिखाना, आपके ऊपर छोड़ा गया है। नहीं दिखाओगी तो भी गलत नहीं है, दिखा दोगी तो भी काफ़ी अच्छा नहीं, ऐसे ही है सब। कुछ लोग दिखाते हैं, बुक दिखा देती है कई बार नहीं दिखाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ है, तो ये बात हो गई। और इसे क्या कहा जाएगा, NF3 नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, इसलिए बता दिया, अभी अगले पेज पे आने वाला है ट्राईफ्लोराइड। तो आपने ये सारी बात देख ली कि NF3 आपको दिखा दिया गया है। सो दिस इज सिंगल बॉन्ड, जिसको कि हाइफन से दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट देखो, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, और इसी तरीके से डबल बॉन्ड से पहले P4 एंड S8 आल्सो कंटेन्स, कैसे बॉन्ड कंटेन करते हैं, P4 में कैसा बॉन्ड होता है। सो दैट इज, चाहे ब्लैक फास्फोरस हो, चाहे वाइट फास्फोरस हो, चाहे रेड फास्फोरस हो, तो ये इन तीनों से बॉन्डिंग करेगा। क्यों बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि इसको 3 बॉन्ड चाहिए। नाइट्रोजन भी तो फास्फोरस की तरह है, उसी के ग्रुप का ही तो है, तो वो क्या करेगा, 3 की कमी है तो 3 बॉन्ड बनाएगा कि नहीं, हर एक 3 बॉन्ड बना रहे, चेक करो। तो अगर देखा जाए तो इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर है, जिसमें इसकी वर्टिसीज पे सारे कौन बैठे हैं, फास्फोरस बैठे हैं क्या, और सब एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं क्या। तो ये क्या ट्राइगोनल पिरामिडल है, फास्फोरस ट्राइगोनल पिरामिडल, ये चीज़ है, ऐसे है। अब देखो S8 भी हो सकता है, इसे P4 कह सकते हैं। S8 हैज़ रिंग स्ट्रक्चर, बताने की जरूरत नहीं है, पहले समझ चुकी हो ना 10th में, बोलो कि बता दें, बता, मालूम है ना, रिंग स्ट्रक्चर एंड कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें, S8 में कितने सिंगल बॉन्ड है, एट सिंगल बॉन्ड, और इसमें कितने हैं, इसमें कितने बॉन्ड हैं, बोलो कितने हैं, समझ में नहीं आता, 5 हैं कि नहीं, बोलो, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है आपकी, आवाज कट रही है। 6 कैसे हैं बताओ, 6 हैं, चलो 6 लिखो। सही बताया है, 6 हैं। आगे देखो, डबल बॉन्ड, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड या डबल बॉन्ड क्या होता है, सो व्हेन each combining atom offers 2 electron towards sharing, then such chemical bond is called double covalent bond,
उसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। 2 दिया जाए, अब जैसे ऑक्सीजन है, सो 1 2 3 4 5 6, तो अब ये दूसरा ऑक्सीजन है, उसमें भी है, तो इसने इससे ले लिया और इसने इससे ले लिया, तो अब इससे क्या बन जाएगा इन दोनों के बीच मिलने से, प्लस हटा दो, सिंपली ऐसे दिखा दो, तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा, और बाकी ऐसे दिखा सकते हो। तो अब इसमें कितने डबल बॉन्ड है मानसी, बताओ। हाँ, इट हैज़ 1 डबल बॉन्ड, सो 1 डबल बॉन्ड कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? हाउ मैनी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, हाउ मैनी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बोलो। फोर शेयर्ड पेयर हैं, और हाउ मैनी लोन पेयर, 1 2 3 4, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ है। इसी तरीके से CO2, तो दो इसमें 4 होते हैं, और ऑक्सीजन 1 2, सो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसने इससे 2 ले लिया और इसने इससे 2 ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ऑफर किए जा रहे हैं, और इसने इसके 2 ले लिए, तो शेयरिंग करने से क्या बना, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये कहा जाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये लुईस रिप्रेजेंटेशन है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसी ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ। और O2 बाकी दिखाना हो तो यहाँ दिखा सकते हो। तो इनके दिखाने से आपकी अकाउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि अगला स्टेप जो हमारा है टॉपिक है वहाँ पर इनकी अकाउंटिंग का ही है। सो जस्ट टेल मी हाउ मेनी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट हैज़। एट मत बोलो, 8 कैसे बोल देती हो, यहाँ भी 4 शेयर्ड पेयर में 4 बोलोगी क्या, ये भी गलत है। 2 है, 2 बोला था, अच्छा अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे बोलो 4 शेयर्ड पेयर, और लोन पेयर कितने हैं, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आवाज़ थोड़ी वाईफाई कमज़ोर है क्या आपका? अच्छा, अब देखो CS2 के बारे में देखते हैं। CS2, तो अब ये देखो, ठीक है, अभी सही तरह से आ रही आवाज़? नहीं, हमें बता दिया करो, कई बार ऐसा होता है आवाज़। हाँ, तो फिर तभी अच्छा लगता है जब आंसर सही देती है, तो फिर हमें रिस्पांस चाहिए होता है ना। अब देखो सल्फर में 6 हैं, तो ये, और इसने इससे ले लिया, और फिर इसने इससे ले लिया। CS2 एक लिक्विड है, और ये भी एक अच्छा सॉल्वेंट है, तो जो CO2 है वही CH2 है, क्योंकि ये दोनों 16 ग्रुप के हैं, दोनों कैल्कोजन हैं। तो ये क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, और बाकी का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। लेकिन ये क्या है, ये क्या CH2 लिक्विड है, और इसमें बहुत सारे ज़्यादातर रिएक्शन CH2 में होती है। कार्बन डाई सल्फाइड, इसका नाम है कार्बन डाई सल्फाइड। कितने डबल बॉन्ड हैं इसमें, 2 डबल बॉन्ड, और 1 2 3 4 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इतनी बात हो गई।
अब देखो नेल पॉलिश रिमूवर यानी एसीटोन, तो एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर भी कह सकते हैं, या इसको वाइटनर डाइल्यूटर भी कह सकते हैं। वो वाइटनर को जो डाइल्यूट करता है एसीटोन। तो CH3COCH3, तो इसमें क्या होता है कि C और ये जो C है बीच वाला, और एक और C है, ये सारे H से रिएक्ट कर जाते हैं, H से बॉन्डिंग बना लेते हैं। रिएक्ट क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये बॉन्डिंग बना रहे हैं और ये ऑक्सीजन से करता है। ऑक्सीजन ने इसके 2 ले लिए, तो इसने भी इसके 2 ले लिए और इनसे भी एक एक ले लिया 8 पूरा करने के लिए। इन सब ने तो डुप्लेट पूरा किया। इन्होंने डुप्लेट पूरा किया और इस कार्बन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, सबसे एक एक लिया। इस कार्बन ने भी एक एक लिया सबसे और अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो आगे चलने पर होता क्या है कि C डबल बॉन्ड O, CH H और H, फिर ये C है तो H H और H। समझ में आ गया स्ट्रक्चरल फार्मूला? दिखाने को तो कहो तो ये भी दिखा दिया जाए, और तो कहीं नहीं ना लोन पेयर। कितने सिंगल बॉन्ड है, और इसे क्या कहा जा सकता है, CH3COCH3 ऊपर लिखा है। आप चाहें तो इसका थोड़ा सा शॉर्ट कंडेंस फार्मूला भी दिखा सकती हैं, फिर वो, लेकिन तब वो मॉलिकुलर फार्मूला नहीं कहा जाएगा। यह मोर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये स्ट्रक्चरल है, ये कंडेंस है। ये डिटेल्ड स्ट्रक्चरल है, ये कंडेंस्ड। फार्मूला बताइए कितने सिंगल बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, ये चीज़ है। 1 डबल बॉन्ड, 8 सिंगल बॉन्ड है, और ये एसीटोन है CH3COCH3। अब हम लोग देखेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में भी यही चीज़ होती है कि एसिटिक एसिड में क्या होता है, एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि इथेन से बनता है, इथेनोइक एसिड। तो इट इज CH3COOH। तो CH3COOH, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे, फिर दूसरे C में ऊपर 2, एक इधर एक इधर, लेकिन एक O आ जाएगा, एक इधर और बाकी 2 इधर, और H आ जाएगा, H का एक इधर। H ने इससे एक ले लिया, इसमें ऑक्सीजन एक ऊपर है, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने इससे एक लिया और अपना डुप्लेट पूरा किया, ऑक्टेट। इस कार्बन ने किया, हमें भी पूरा करना है, तो 4 इकट्ठे किए 4 जगहों से। 4 कम थे तो 4 इकट्ठे और कर लिए। इस ऑक्सीजन ने 2 दिया था तो 2 इससे ले लिया। अब इन सब ने हाइड्रोजन है इनके पास, तो अपना यहाँ पे क्या किया, ऐसे पूरा कर लिया। इस कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो ये सब लैंग-मुइर के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। तो अगर हम देखें तो इसका फार्मूला क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर OH। तो ये देखिए आप, इसमें मैंने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिखा दिए हैं। तो ये डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला है, डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन इसे कंडेंस भी किया जा सकता है, दैट इज CH3, और फिर इस C से क्या जुड़ा है, CO, और फिर उस O से क्या,
फिर COOH ही लिखा जाता है। O से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन इसको ऐसे लिखा जा सकता है। कुछ लोग इसे ऐसे भी दिखाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। तो ये जो ग्रुप है, इसमें इस ग्रुप को कहते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड। तो अगर मान लीजिए ये इथेन होता, क्या 3 हाइड्रोजन हट गए हैं इथेन में से और उनकी जगह ओइक एसिड आया है क्या? तो इथेन से बना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? क्या इथेनोइक एसिड, क्योंकि इथेन से ही तो बना है इथेनोइक एसिड, क्योंकि ये इस ग्रुप को क्या कहा गया है? ओइक एसिड। जैसे ये देखो CH3 और C और CH3, क्या अगर इनमें हाइड्रोजन जुड़ा होता तो क्या इसे प्रोपेन कहते? बताओ। प्रोपेन है कि नहीं? बताओ। और लेकिन ये H2 हट जाए और इसकी जगह ये डबल बॉन्ड O आ जाए तो इस ग्रुप को कहते हैं ओन या कीटोन। इसे क्या कहते हैं? कीटोन। तो ओन लगता है। तो प्रोप, चूंकि प्रोप तो था ही प्रोपेन, लेकिन अब ओन लगा दिया तो प्रोपेनोन हो गया कि नहीं? अच्छा, ये जो ओइक एसिड कह रहे हैं, क्या इसमें C डबल बॉन्ड O है? क्या इसमें कार्बोनिल ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है? तो इसलिए कार्बोनिल और प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से इसे कार्ब ऑक्सिलिक एसिड। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड समझती हो? क्योंकि आप बायो की हैं इसलिए बताना है हमें। तो इसलिए ये कौन सा ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O। ये बताइए, क्या ये कार्बोनिल ग्रुप है? और ये ग्रुप कौन सा है? क्या ये हाइड्रोक्सिल है? तो इसलिए इस ग्रुप का क्या नाम पड़ गया? कार्ब ऑक्सिलिक एसिड। क्योंकि इस पे एक H एसिड है। एसिड है कि नहीं? CH3COOH एक एसिडिक है कि नहीं? ये कौन सा हाइड्रोजन है? क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है? बोलिए। अगर ये चीज टूट जाए तो क्या CH3 और COO माइनस और प्लस H प्लस नहीं बनेगा? एसीटेट आयन, और यही H हट जाता है, ये हाइड्रोजन हो गया। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बताइए? ये कौन सा ग्रुप हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ग्रुप इसका कार्बोक्सिलिक एसिड है। इथेनोइक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इसमें कार्बो ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिलिक भी है। इसमें सिर्फ कार्बो ग्रुप है। कार्बो ग्रुप है तो फिर ओन लगा देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? डबल बॉन्ड आपको समझ में आया? मुख्य उद्देश्य था डबल बॉन्ड। लेकिन एक और भी चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूरिया, दैट इज NH2CONH2। तो यूरिया का देखो, यूरिया का कैसे करेंगे? हम सिर्फ आपको बना के दिखा देते हैं, बाकी तो आप इसको खुद ही एंटिसिपेट कर लोगी। तो क्या इसका घर में ट्राई करोगी तो ये बना लोगी ना? N को 3 चाहिए कि नहीं? तो 3 इधर उधर कर लिए। इस N को भी 3 चाहिए तो 3 इधर उधर कर लिया, और इस ऑक्सीजन ने उससे कर लिया। तो इसका आप लुईस रिप्रेजेंटेशन बना लोगी ना? ट्राई टू गेट लुईस रिप्रेजेंटेशन। और अगर इसका मैं आपसे कहूँ कि कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओ तो भी बना लोगी क्या? तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ हमने देखा कि अगर मैं इथीन की बात करूँ तो क्या होगा? C में 2 इलेक्ट्रॉन इधर रह जाएं और बाकी एक इधर रह जाए, फिर एक हाइड्रोजन की कमी होगी तो इन्हें आपस में ही 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लैंगमुइर ने कहा है कि ऑक्टेट तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आप जिस नोबेल गैस के पास हैं उसका स्ट्रक्चर तो आपको पाना ही पड़ेगा। तो इस वजह से इन्होंने आपस में 2 शेयर कर लिए। इनसे तो लिए ही लिए, इसने कहा कि हम आपसे 2 लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन मिल नहीं रहा है। इसने कहा ठीक है, हम भी आपसे 2 ले रहे हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? तो क्या ये क्या बन गया? ऐसे भी लिख सकती हो, ये कंडेंस फार्मूला है, लेकिन अगर ये ऐसे भी लिखा जा सकता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये मॉलिकुलर फार्मूला है C2H4। अलग अलग है। मॉलिकुलर फार्मूला हो गया, लुईस रिप्रेजेंटेशन हो गया, डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। बोलो, बस बात समझ में आई?
तो हमने आपको डबल बॉन्ड तो बता ही दिया। नाउ वी विल कम टू ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड देख लो, ट्रिपल बॉन्ड। सो व्हेन 3 electrons are offered towards sharing by each combining atom, then it is called triple bond। जैसे कि N, now N ट्रिपल बॉन्ड, तो ये 3 हैं, और इसके बाद इनमें 2 और भी हैं, तो इसको हमने ले लिया और इसको यहाँ से ले लिया। बोलो बात समझ में आ गई? तो N और ट्रिपल N बन गया, और बाकी ये रहे तो रहे, और N2। एक है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, तो C पे 3 ये हैं और एक ये इधर है, और N पे भी, N को भी 3 चाहिए, और 2 ऊपर रख लिए इसने। एक H भी आ गया इसके पास, कह रहा है कि एक हमसे बॉन्डिंग कर लो, तो इसने कहा बाकी 3 किससे करें, तो 3 इसने नाइट्रोजन से ले लिए, एक हाइड्रोजन से, होगा इसके 8, क्या काउंट कर लो। 4 इसको चाहिए, तो 3 इधर टिफिन रख दिए किधर, और इसने इससे 3 ले लिए, बन गया क्या? हाइड्रोजन साइनाइड। ये हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड। अब ये देखो कि ऐसे ही C2H2, तो C, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन इधर, 3, इसको H मिल ही नहीं पाए, एक ही मिल पाया, तो इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन से मांगा, 3 इससे, बोला मेरे तो 8 हो गए। फिर इसने कहा फिर तुम भी मुझे 3 दो, तो इसने भी इससे ले लिया, और फिर ये इन लोगों ने डबल बॉन्ड बना लिया। तो क्या बन गया? इट गिव्स HC ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसे आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी कह सकती हैं। बोलो बात समझ में आ गई? क्या ये इथाइन है? तो ये हमने ट्रिपल बॉन्ड देख लिए कि किन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। 1 ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की में क्या 2 P होते हैं कि 1 P? 1 P होता है। इज इट क्लियर? इतनी बात रखो, और आगे का जो होगा अभी 12 बजे आपको मैथ पढ़ाई जाएगी। थैंक यू।